पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व राज्य गृह मंत्री सुभाष बत्रा आज चंडीगढ़ के अंदर मौजूद है। पंजाबी नेता हैं, पंजाबियों का संगठन हरियाणा में इन्होंने काफ़ी लंबे समय से बना रखा है और आजकल लगातार इनकी गतिविधियां बढ़ती देखी जा रही हैं। महाकुंभ पंजाबियों का ये जल्दी करने जा रहे हैं। कब करने जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पर करने जा रहे हैं, किस संस्था के माध्यम से करने जा रहे हैं, सारी चीज़ों का जवाब लेंगे बत्रा जी से। बत्रा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका। बत्रा जी, किस संगठन को लेकर आप आजकल एक्टिव हैं और पंजाबी महाकुंभ कब करने जा रहे हैं, उसकी रणनीति क्या है? देखिए, ऐसा है कि आपको तो पता है, काफ़ी अरसे से मैं पंजाबी समाज के लिए लड़ाई लड़ता आ रहा हूँ। जब मैं मंत्री था तब भी मैं अपने समाज की बातें करता था और मैंने रोहतक में बहुत बड़ी रैली की थी, आप भी उसमें आए थे। तो अब हमने ये महसूस किया है कि आहिस्ता 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 आहिस्ता, जबकि हमारी लड़ाई थी कि हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री पंजाबी समाज का होना चाहिए और पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री बना श्री मनोहर लाल जी खट्टर, हमने उनका स्वागत भी किया। लेकिन मैं जो देख रहा हूँ पिछले काफ़ी अरसे से, कोई भी पार्टी पंजाबियों को वो तरजीह देने के लिए ही तैयार नहीं है। अब आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, अनिल विज जी गृह मंत्री हैं और अनिल विज जी के पास क्या पावर्स हैं ये मैं जब के वो मंत्री बने हैं तब का मैं देखने लग रहा हूँ। एक जिंदा इंसान मुर्दा बना रखा है, कुछ भी नहीं। फ्लाइंग स्क्वाड उनके पास नहीं, विजिलेंस उनके पास नहीं, सीआईडी उनके पास नहीं। और मैं तो हैरान हूँ। मैं भी होम मिनिस्टर रहा हूँ, गृह मंत्री रहा हूँ, मेरे पास मेरे चीफ मिनिस्टर ने फुल अख्तियारात दे रखे थे। आज रोज़ाना अखबारें उठाते हैं 45 पुलिस अफसरों के ट्रांसफ़र पेंडिंग पड़े हैं, स्टैंड स्टिल हैं, कोई अख्तियार नहीं, माँ सिवाय ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के। मुझे तो कई बार ये मन में ये पीड़ा होती है कि एक चीफ मिनिस्टर पंजाबी समाज का हो और पंजाबी समाज का गृह मंत्री हो और एक मुख्यमंत्री को जहाँ उनको फुल अख्तियारात देने चाहिए थे, लेकिन उसको बिल्कुल मुर्दा बना रखा है। कोई अख्तियारात नहीं है, कोई पावर नहीं है। पंजाबी महाकुंभ कहाँ करेंगे, किस पंजाबी संगठन के मंच पर करेंगे और इसमें कौन कौन हरियाणा में आपके साथ चल रहा है? देखिए, जब मैं मंत्री था उस वक़्त चौधरी भजन लाल जी मुख्यमंत्री थे, हम 11 मिनिस्टर थे। एसी चौधरी साहब बीमार चल रहे हैं, सुरिंदर मदान मंत्री थे, सरदार हरपाल सिंह मंत्री थे, लक्ष्मण दास जी अरोड़ा मंत्री थे, जिसमें काफ़ी लोग तो काफ़ी समय हो गया वो चले गए। लेकिन अब भी मैं चाहता हूँ कि पंजाबी समाज को खड़ा होना चाहिए, पंजाबी समाज को अपने समाज के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। पंजाबी समाज का मतलब ये नहीं है हिंदू अरोड़े या खत्री। पंजाबी एक कल्चर है। जो लोग 47 के बाद उजड़ के आए थे, चाहे उसमें हिंदू अरोड़े खत्री थे, उसमें मजहबी सिख भी थे, उसमें ब्राह्मण पंजाबी भी थे, उसमें 36 जाति के लोग थे जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे, अपना घर बार छोड़ के आए थे। और मैं कहता हूँ कि अगर सबसे बड़ा किसी ने बलिदान दिया है तो पंजाबी समाज ने दिया है। अपने देश प्रेम से ओतप्रोत होकर वो लोग इस कंट्री के अंदर आए थे। तो आज उन लोगों को हमने कभी भी आरक्षण की मांग नहीं की, हमने कभी हाथ नहीं फैलाए। हम बिलीव करते हैं मेहनत पे, पुरुषार्थ पे, और यही वजह है कि आज पूरे दुनिया के अंदर हम छाए हुए हैं, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर हम बैकफुट पे हैं। उसका कारण क्या है, उसका रीजंस क्या है, ये तो सरकारें जानती हैं। पंजाबी महाकुंभ के माध्यम से आपकी प्रमुख मांग कितने विधानसभा, कितनी लोकसभा, कितनी राज्यसभा सीटों के लिए रहने वाली है? देखो, हमारी मुख्य मांग है 25 कॉन्स्टिट्यूंसीज विधानसभा की और 3 लोकसभा की और 1/3 जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं उसमें 1/3 सीटें पंजाबी समाज को दीजिए। मैं ये कहता हूँ, हमारी लड़ाई ये है कि जनगणना के हिसाब से आप करवाओ ना, जनगणना करवाओ प्रदेश के अंदर, पता लग जाएगा। अब क्या किया इन्होंने, एक और फ्रॉड कर रखा है हमारे साथ, ये भी एक साजिश है। पंजाबी समाज की नफरी को कम करने के लिए, लोगों में एक भ्रम फैलाने के लिए इन्होंने इनको ही अलग अलग, अब ब्राह्मण पंजाबी
उनको ब्राह्मणों में डाल दिया, सिखों को माइनॉरिटी में डाल दिया। अब हर पूरे प्रदेश के अंदर जो जो सुनारा ज्वेलर्स बिरादरी है, मल्होत्रे हैं, कपूर हैं, उनको बैकवर्ड में डाल दिया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इन्होंने हमारी जनसंख्या को कम करने के लिए अलग अलग जातियों में बांट के, किसी को बैकवर्ड में बांट दिया, किसी को ब्राह्मणों में बांट दिया, किसी को सिखों में बांट दिया, किसी को किसी में बांट दिया। इन्होंने हमारे साथ भेदभाव की नीयत से जो भी सरकार आई, उनका मुद्दा यही रहा कि पंजाबी समाज को, इनकी संख्या बल को खत्म करो ताकि आगे ये डिमांड ही ना कर सके। वो भी हमारा एक मुद्दा है। पहले आप कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो पंजाबी सीटें हैं 38 या 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर पंजाबियों का क्लेम करता है बनता है। और सेकेंडली पार्ट ये है कि कई सीटें ऐसी हैं जहां पर 15 से 20 आप बताते थे कि जो जहां पर पंजाबी बहुल्य के क्षेत्र, पंजाबी वोट बैंक दूसरों को जिताता है। नहीं, मैंने तो कॉन्स्टिट्यूंसियां बताई हैं, 25 कॉन्स्टिट्यूंसी तो मिनिमम जहां पंजाबी ही मैटर करता है। कहो तो मैं गिन के बता देता हूं, एक एक नाम बता देता हूं, मेरी उंगलियों पे है। और उन 25 में से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज में से बड़े लीडरों ने, और मान लो लक्ष्मणदास अरोड़ा सरसा से बनते थे और बनते आए, उनकी सीट खा गए। हिसार से ओम प्रकाश महाजन बनते थे, उनकी सीट को खा गए। कैथल से सुरिंदर मदान बनते थे, उनकी सीट को खा गए। फरीदाबाद से AC चौधरी बनते थे, उनकी सीट को खा गए। गुड़गांवा से धर्मवीर गाबा बनते थे, उनकी सीट को खा गए। कालका से, पंचकुला से हमारी सीट थी, फतेहाबाद लीला किशन बनते थे, वहाँ भजनलाल जी दूड़ाराम अपने भतीजे को ले आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज बड़ी हैरत की बात है, आप कलोई से मुझे लड़वा के दिखा दो ना, भूपेंद्र हुड्डा अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे को दे सकता है, कभी भी ना दे। आप मुझे हसनगढ़ से लड़वा के दिखा दो ना, आप मुझे किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़वा के दिखा दो ना, कभी भी ना दे। लेकिन हमारे समाज को हर दृष्टि से मारने के लिए हर लीडर ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मैं तो ये कहता हूँ। और वही लड़ाई हम लड़ने के लिए जा रहे हैं। मैंने तो ये कहा है कि जो पार्टी हमारे संगठन ने ये कहा है कि जो पार्टी हमें 25 सीटें हमने क्लेम की हैं मिनिमम, 25 विधानसभा, 3 लोकसभा। लोकसभा की कौन सी? नंबर 1 कुरुक्षेत्र, नंबर 2 करनाल, नंबर 3 फरीदाबाद। 25 विधानसभा की सीटें मैंने बाकायदा विस्तार में आपको बता रखी है, मैं आपको लिख के भी दे देता हूं। हमने 25 की ये डिमांड की है, राज्यसभा के अंदर जितनी सीटें हों उसका 1/3 हिस्सा हमें मिलना चाहिए। आपने तो लंबा राजनीतिक अनुभव लिया है, आप ये बताइए कि कौन कौन से ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जो पंजाबियों की बदौलत इस कुर्सी तक पहुंचे? मैं बताता हूं, चौधरी भजनलाल जी 11 साल चीफ मिनिस्टर रहे, पंजाबियों का मखौटा, पंजाबी 11 मंत्री बना के। और उस वक़्त जब मैं मंत्री था, हमारा DGP पुलिस रमेश सहगल था, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन गोविंद लाल जी बत्रा थे। हमारे उच्च बड़े बड़े ओहदों पे ये आज जो खुल्लर साहब वापस आ रहे हैं, वही डिप्टी कमिश्नर थे। बड़े बड़े लीडर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी हमारे समाज से थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब इसी तरह से चौधरी बंसीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने, सरदार हरपाल सिंह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, मेहतानी साहब उनके मेन राजनीतिक सलाहकार थे, चौधरी देवीलाल जी चीफ मिनिस्टर बने। उन्होंने संघर्ष का आह्वान किया 1986 के अंदर, वो चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन डॉक्टर मंगल सैन डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उनका साथ लिया, पंजाबी समाज से थे, 17 MLA बन के आए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब जब जिस लीडर ने सत्ता की राह अपनाने के लिए पंजाबियों का साथ लिया और तभी सरकारें बनी। और आज बड़े अफसोस की बात है, कांग्रेस पार्टी के अंदर 1 ही MLA है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर 8 MLA है, जहाँ 11 मिनिस्टर होते थे हम। आपका नाता कांग्रेस से रहा है अतीत में, कांग्रेस
के अंदर ही मंत्री रहे आप भजनलाल की सरकार में, और अगर चर्चा की जाए कांग्रेस में पंजाबियों का जो दरकिनार किया जा रहा है, उसका कारण क्या मानते हैं? उसका कारण मेन वो तो वक्त आने पे मैं बताऊंगा। कुछ ऐसे लीडर हैं जिनकी जिनकी नीति या जिनकी अंदर की भावना पंजाबियों के प्रो नहीं है, जिस तरह से भजनलाल की थी। वो क्या कारण है, मैं तो ये भी कहता हूँ समय आने पर बताएंगे, इलेक्शन नजदीक आ जाए तब बताएंगे, उनका भांडा फोड़ जरूर करेंगे कि जाट आरक्षण के अंदर भी 90% हमारा समुदाय जो है, पंजाबी समाज खुदरा व्यापारी है, दुकानदार है, व्यापारी है। सबसे बड़ा अगर इस प्रदेश के अंदर किसी के साथ जाट आरक्षण के अंदर अगर किसी को नुकसान हुआ है तो हमारे पंजाबी समाज को नुकसान हुआ है। आप देख लीजिए, आप रोहतक, कलानौर, भिवानी, बाजार के बाजार लूट लिए गए। कौन थे उनके पीछे? आपको लगता है कि पंजाबी समुदाय जो अलग अलग कहते हैं गुटों में बटा पड़ा है, उसको एकजुट करने में आप सफल रहेंगे? हाँ जी, हम सफल रहेंगे। हमने पीछे रोहतक में मीटिंग की है और पूरे प्रदेश से सभी समाज के सभी संगठनों के लीडरों को बुलाया, वो आए हैं। अब हमारी करनाल के अंदर 12 तारीख को मीटिंग है, महाकुंभ करेंगे हम। 11 आदमियों की कमेटी बनाई है। 11 आदमियों को कमेटी के अगर नाम को हो तो वो भी आपको मैं लिख के अभी दूंगा, ताकि आप प्रिंट मीडिया में भी दें। हम महाकुंभ करेंगे, 11 आदमियों की कमेटी बनाई है। वो कमेटी फैसला करेगी कि महाकुंभ कहाँ होना चाहिए। मेरी इंटरनल इच्छा ये है कि वो महाकुंभ रोहतक के अंदर होना चाहिए। रोहतक एक राजनीतिक राजधानी है, पॉलिटिकल मैसेजेस वहां से जाते हैं। सभी लीडर रोहतक में ही अपना अखाड़ा जमाते हैं। हम भी करेंगे महाकुंभ। ऐसा होगा कि हम पूरे प्रदेश के लोगों को, अपने समाज के लोगों को जोड़ के पूरे सिस्टम को हिला देंगे हम। देखिए, जो युवा वर्ग है, चाहे वो किसी पंजाबी हो, जाट हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे क्या आप अवगत हैं? अब आइए देखिए, मैं युवा वर्ग तो आज सबसे ज्यादा जो बदकिस्मती है इस प्रदेश की, आज बेरोजगारी को झेल रहा है, आज नशे की लत में पड़ गया है। मैं आपको अपने रोहतक की बताता हूँ कि कोई जो रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाए गए हैं, उनके नीचे रात के 11-12 बजे तक यंग लड़के पढ़े लिखे नशे के आदी होते जा रहे हैं। ये अगर रोहतक की मैं बात कर रहा हूँ तो पूरे प्रदेश के अंदर इतना बुरा हाल है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। और हमारे समाज के लोग वो अब क्या करते हैं, पहले तो ये था, अब पब्लिक सेक्टर के जितने स्कूल थे जहाँ गरीब बच्चे भी जा सकते थे, वो तो वहाँ तो कोई अमीर लोगों के बच्चे जाते ही नहीं है। अब अमीर पहले तो जाते थे कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर जहाँ अंग्रेजी सिस्टम था, जहाँ अंग्रेजों का सिस्टम चलता था। अब वही बच्चे बजाय यहाँ किसी अच्छे स्कूलों में जाने की बजाय विदेशों में जा रहे हैं। मेरा पोता मेरे से झगड़ा करके वो भी कह के फैमिली के अंदर कनाडा चला गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हर घर के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ ना तो कोई एजुकेशन सिस्टम है, यंग यूथ को ना तो कोई नौकरी है, बेरोजगारी की को झेल रहे हैं वो। मैं अभी सुन रहा था इसके अंदर टीवी के अंदर 50 रुपए सिलेंडर फिर बढ़ा दिया। अगर 1200 रुपए से ऊपर सिलेंडर मिलेगा, जिसकी 30,000 25,000 तनख्वाह है, वो क्या खाएगा और क्या जिएगा। आज हालात बहुत खराब है, आज कानून व्यवस्था नहीं है। आज पंजाबी समाज, तो मैं कहता हूं कि हमारे समाज के अंदर 80% लोग तो मेहनत और मजदूरी से कमाते हैं, मेहनत करते हैं, लुट पुट के आए थे। आज कैसे स्वाभिमान से जिए हैं वो। कभी हमने आरक्षण की मांग की? कभी भी नहीं की, करेंगे भी नहीं। हम मेहनत करना जानते हैं। हम कहते हैं कि हमारा हक हमें दो। हम भाईचारे को बनाना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना नहीं चाहते।
जिन्होंने भाईचारे को तोड़ने की कोशिश की है, उनके उनके जरूर नकाब उतारेंगे हम आने वाले समय के अंदर। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। सुभाष बत्रा अपने आप में एक बड़ा नाम है पंजाबी समुदाय के, आप जबरदस्त लीडरों में से एक हैं। 78 साल की उम्र होगी, आपको लगता है कि आपके इस रोड मैप में, आपके इस संघर्ष में आपकी उम्र कहीं आड़े नहीं आएगी? पहली बात तो ये, मैं 78 का भी हुआ नहीं हूँ, 77 में चल रहा हूँ, लेकिन मेरे में अभी भी झील जवानी के बाकी हैं। मैं पूरा संघर्ष करूँगा अपने समाज के लिए, कोई भी कुर्बानी मुझे क्यों ना देनी पड़े, कुर्बानी दूंगा। मेरा चुनाव लड़ने की मंशा अब नहीं है। मेरा, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि आपकी चुनाव लड़ने की मंशा नहीं है, यानी आप अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। लोग राजनीति में सिर्फ कम्युनिटीज को कैश करके अपना मकसद पूरा करते हैं। मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरा चुनाव लड़ने की अब मंशा नहीं है। मेरी अब मंशा ये है कि मैं, जो मेरा समाज जो इतना संघर्ष करके लाखों की कुर्बानियों के बाद आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद यहाँ आकर स्थापित हुए, उन्होंने कितनी पीड़ा झेली, उन्होंने कितना दर्द सहा। कईयों के माँ बाप खत्म हो गए, भाई नहीं रहे, हर चीज वहां छोड़ के आ गए और मेहनत और मजदूरी के साथ अपने दम के ऊपर खड़े हुए। आज वो बिल्कुल नौकरियों में बैकफुट पे हैं। रिक्रूटमेंट में मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा झंझोड़ा है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 35 साल तक, 35 ईयर्स एक ही कौम का राज रहा है। हम उनके खिलाफ नहीं हैं। 11 साल तो चौधरी बंसी लाल जी ने राज किया, चौटाला साहब और चौधरी देवीलाल ने 11 साल राज किया, चौधरी हुकम सिंह ने 2.5 साल राज किया, चौधरी भूपेंद्र सिंह ने 10 साल राज किया। 35 साल से ऊपर इन लोगों ने राज किए। यूनिवर्सिटीज के अंदर जितनी बैकडोर एंट्रियां हुई, इन लोगों की हुई। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, 350 एम्प्लाई है डीसी ऑफिस रोहतक के अंदर, उसके अंदर 5 भी पंजाबी समाज के नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर मैं होम मिनिस्टर रहा हूं, कांस्टेबलरी के अंदर 5% भी नहीं है। जाट आरक्षण क्यों हुआ? कारण क्या था? जाट आरक्षण के अंदर मेजोरिटी उन लोगों की थी जिन्होंने थानों को भी लॉक कर दिया, जिन्होंने पुलिस लाइन भी ब्लॉक कर दी, बाजार के बाजार लुटे। लेकिन हम जाट आरक्षण के दौरान भी हम सड़कों पे घूमते रहे, भाईचारे को बढ़ाने के लिए हमने गले से लगाया। मैं ये कहता हूं, हर किसी को जीने का हक है, जाटों को भी जीने का हक है, हमें भी जीने का हक है, बनियों को भी, महाजनों को भी जीने का हक है, दलितों को भी है, ओबीसी वालों को भी है। हम भेदभाव नहीं चाहते। हम कहते हैं कि जितना हमारा शेयर बनता है उतना तो दो, नौकरियों में दो, राजनीति के अंदर कॉरपोरेशन में दो, पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर हमारे में जो मेंबर आने चाहिए, एसएस बोर्ड में हमारे मेंबर आने चाहिए, पुलिस के उच्च अधिकारी हमारे समाज के भी होने चाहिए, आईएएस हमारे समाज के होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? तो वो तो शैक्षणिक योग्यता है, आईएएस आईपीएस कोई भी बन जाए। हाँ, कोई भी बने, लेकिन जो इंटरव्यू के अंदर भेदभाव कहाँ होता है? रिटर्न क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर फिर गड़बड़ हो जाती है, हमारे लोगों को फिर नहीं आने देते। मैं ये कहता हूं कि इतनी पारदर्शिता होनी चाहिए। आज कह दिया, आज अब मैं तो खट्टर साहब से सवाल पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, किस उम्मीद के साथ हमारी कौम ने, मैं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर सभी 36 की 36 जातियों का होता है, लेकिन हमें भी आस बंधी थी कि हम जो रिक्रूटमेंट के अंदर बैकफुट पे आए हुए हैं पिछले 40-45 सालों से, वो शेयर तो हमारा वापस मिले। लेकिन वो तो छोड़ो, वो तो समाज के संगठनों को, समाज के लोगों को मिलना भी पसंद नहीं करते, अपने आप को गर्व से पंजाबी कहने के अंदर भी गुरेज करते हैं। मैंने, अगर मान लो, मैं भी तो पॉलिटिकल आदमी हूँ, मैंने भी तो चुनाव लड़ा है, मैं भी मिनिस्टर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा, मैं छाती ठोक के कहता था मैं पंजाबी हूँ। पंजाबी एक बहुत बड़ी कल्चर है। 1966 से पहले पूरा प्रदेश पंजाबी नहीं था, महापंजाब था।
कामरेड रामकिशन हमारे चीफ मिनिस्टर थे ज्वाइंट पंजाब के, सरदार दरबारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो। मैं ये नहीं कहता, हम हरियाणा के अंदर आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर अगर आज कोई चला रहा है तो आज पंजाबी समाज के लोग हैं। हीरो होंडा किसकी है? मुंजाल साहब की है। बड़े बड़े टॉप के जर्नलिस्ट, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मल्होत्रा, हर जिस ओहदे पे पंजाबी बैठा है उसने काम करके दिखाया है, कठिन परिश्रम से आगे बढ़े हैं। तो मैं ये कहता हूं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष बत्रा, पूर्व राज्य गृह मंत्री। बहुत खुली बात, बेबाकी से बात, और सबसे बड़ी अहम बात जो इन्होंने आज कही कि अब उनका चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है। वो पंजाबी समुदाय को एकजुट करना चाहते हैं। अपना निजी स्वार्थ इनका कोई भी इसमें नहीं छुपा हुआ, क्योंकि ज़्यादातर पंजाबी संगठन जितने भी अतीत में देखे गए, उन लोगों के मोटिव ये रहते थे कि पंजाबी संगठनों के नाम पर राजनीति कर कर कल को किसी न किसी दल से टिकट हासिल की जाए। बहुत ज्वलंत मुद्दे इन्होंने उठाए हैं। महाकुंभ की बात ये कर रहे हैं, करनाल में इनकी मीटिंग उसी की तैयारियों को लेकर होने जा रही है। रोहतक पहले मीटिंग कर चुके हैं, और कहीं ना कहीं पंजाबी समुदाय को ये जो हरियाणा के विकास तथा हरियाणा के आर्थिक ढांचे में रीढ़ की हड्डी मान रहे हैं। इसके अलावा पंजाबी समुदाय के जिस तरह से अतीत में जो मुख्यमंत्रियों ने कितने मंत्री बनाए, कितने विधानसभा के क्षेत्र थे और कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, ये लंबा राजनीतिक अनुभव के आधार पर इन्होंने सभी कुछ पंजाब केसरी के दर्शकों को एक्सक्लूसिवली बताया है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।